हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स मींस कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं डिमांड को। तो सबसे पहली चीज जो हम समझेंगे इसमें कि डिमांड जो है वो क्या होता है। देखिए, डिमांड एक तरह से हम कई बार इसको बोलते हैं कि एक डिजायर है ना, हमारी इच्छा है कुछ खरीदने की। तो क्या वो डिमांड बन जाती है यदि हमारी कोई इच्छा है। यदि एक BMW हम खरीदना चाहते हैं और हमारी इच्छा है कि हम BMW खरीदें या मर्सिडीज खरीदें या कुछ भी XYZ प्राइवेट जेट खरीदें, तो क्या हम उस कंपनी के लिए पोटेंशियल कस्टमर्स हैं? ये डिसाइड कैसे होगा? वो डिसाइड दो फैक्टर से होगा। जब हमारे पास परचेजिंग पावर है, उस चीज को परचेज करने की हमारे पास उतना मनी है, उतना फाइनेंशियल रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, एक हद तक कि ये कस्टमर हम उसके लिए बन सकते हैं, पोटेंशियल कस्टमर हम उस शॉपकीपर के लिए बन सकते हैं। एट द सेम टाइम हमारे पास विलिंगनेस टू स्पेंड भी होना चाहिए। हमारे पास परचेजिंग पावर भी होना चाहिए और हमारे पास विलिंगनेस टू स्पेंड भी होना चाहिए। ठीक है ना, ये दो चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यदि हमारे पास परचेजिंग पावर नहीं है और स्पेंड हम करना चाहते हैं, लेकिन जब मनी नहीं है तो कहाँ से हम स्पेंड करेंगे? तो उस डिजायर का हम क्या करें? और हमारे पास मनी बहुत है लेकिन हम हैं कंजूस, तो हम खर्च ही नहीं करना चाहते। तो परचेजिंग पावर तो है लेकिन विलिंगनेस टू स्पेंड नहीं है, तो भी हम उस कंपनी के लिए पोटेंशियल कस्टमर नहीं है, हम उसको डिमांड नहीं बोलेंगे। तो डिमांड जब हमारी जो डिजायर होती है बैक विथ परचेजिंग पावर एंड विलिंगनेस टू स्पेंड, जब ये दोनों चीजें कंबाइन इसके साथ एड अप हो जाती हैं, तब जाके हम उसको बोलते हैं कि ये एक डिमांड है। तो डिमांड इज बेसिकली अ डिजायर विच इज बैकअप बाय परचेजिंग पावर एंड विलिंगनेस टू स्पेंड। ये दो चीजें जब इसमें ऐड होंगी, तब जाके हम ये बोलेंगे कि हमारी डिमांड जो है वो क्रिएट हुई है। अब ये जो डिमांड होती है, ये डिमांड जो है इसमें इंडिविजुअल डिमांड होती है और मार्केट डिमांड होती है। दो तरह की डिमांड है, एक है इंडिविजुअल डिमांड और दूसरा होता है मार्केट डिमांड। देखिए, इंडिविजुअल डिमांड जो है वो किसी एक इंडिविजुअल की परचेजिंग की हैबिट्स को बताता है कि एक इंडिविजुअल जो है वो किस प्राइस पे कितनी क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी जो है वो परचेज करेगा। तो इंडिविजुअल डिमांड जो है वो किसी एक इंडिविजुअल की क्वांटिटी डिमांडेड विद रिस्पेक्ट टू इट्स प्राइस। तो डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड को हम डिफाइन करेंगे, एनी individual demand of quantity commodity at a specific price। मार्केट डिमांड को जब हम डिफाइन करेंगे तो all customers, all individuals present in the market are included while assessing the quantity demanded at a particular price। तो जब हम इंडिविजुअल डिमांड की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं कि एक इंडिविजुअल किस पर्टिकुलर प्राइस पे कितनी क्वांटिटी डिमांड करेगा। एक मार्केट डिमांड की जब हम बात कर रहे हैं तो हम ये बात करेंगे कि एक इंडिविजुअल जो है वो जितने भी मार्केट में इंडिविजुअल्स प्रेजेंट हैं उनको क्लब करके वो किस क्वांटिटी की कितनी डिमांड जो है वो फुलफिल कर रहा है। तो ये दो चीजें जो हैं वो इसमें इंक्लूड होती हैं। हर एक कस्टमर को आपने इंक्लूड करा तो मार्केट डिमांड, किसी एक इंडिविजुअल को आपने देखा कि वो कितनी किस प्राइस पे कितनी क्वांटिटी परचेज करेगा, तो वो इंडिविजुअल डिमांड। और डिमांड क्या होता है? एनी डिजायर व्हिच इज बैक्ड बाय सफिशिएंट परचेजिंग पावर एंड विलिंगनेस टू स्पेंड। अब ये जो इंडिविजुअल डिमांड होती है इसमें भी हम देखेंगे तो दो चीजें आती हैं। एक इसमें आता है
इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, एक होगा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और दूसरा होगा इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इसी तरह से मार्केट डिमांड की जब हम बात करेंगे तो मार्केट डिमांड में भी दो चीजें आ जाएगी, एक आ जाएगा मार्केट डिमांड शेड्यूल और दूसरा आ जाएगा मार्केट डिमांड कर्व। तो ये दो चीजें इसमें आती हैं। शेड्यूल का मतलब होता है टेबुलर प्रेजेंटेशन। शेड्यूल जो है वो बेसिकली शो करता है टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। किस प्राइस पे कितनी क्वांटिटी डिमांडेड है, यदि आप उसको टेबल के फॉर्म पे शो कर देंगे तो वो टेबुलर प्रेजेंटेशन जो है वो शेड्यूल बन जाएगा। और यदि यही चीज हम ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे, ग्राफिकली प्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड, तो ये चीज मार्केट डिमांड कर्व बन जाएगा। तो ग्राफिकली प्रेजेंट करना कर्व हो गया, टेबुलर प्रेजेंट करना शेड्यूल हो गया। इसी तरह से मार्केट डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड कर्व भी है। आप ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे तो वो कर्व बन जाएगा, आप टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे तो वो शेड्यूल बन जाएगा। क्या चीज को प्रेजेंट करेंगे? प्राइस एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। किस प्राइस पे कितनी क्वांटिटी डिमांड हो रही है। 10 रुपए की प्राइस पे 1 kg खरीद रहे हैं, 20 रुपीज की प्राइस पे इतना परचेस कर रहे हैं 500 ग्राम, फॉर 50 रुपीज में 100 ग्राम परचेस कर रहे हैं। तो जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होती जा रही है, क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कम होती जाती है, जो डिमांड का लॉ ऑफ डिमांड हमें बताता है। तो अभी हमने ये समझा कि डिमांड क्या है। दूसरा हमने समझा कि डिमांड में इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड होते हैं। इंडिविजुअल मतलब एक कस्टमर का क्वांटिटी डिमांडेड विद रिस्पेक्ट टू इट्स प्राइस, और मार्केट डिमांड मतलब सारे कस्टमर्स का क्वांटिटी डिमांडेड विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस इन द मार्केट। और इन सब दोनों में दो कैटेगरीज आती हैं। यदि आप टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे तो आप उस नाम के आगे शेड्यूल ऐड कर देंगे, यदि आप ग्राफिकल में प्रेजेंट करेंगे तो आप नाम के आगे कर्व ऐड कर देंगे। अब ये जो डिमांड होता है, इस डिमांड में ये चीज तो हमने समझ ली कि डिमांड क्या है। अब हम ये चीज समझेंगे कि जो डिमांड है इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, या इसको ये भी बोला जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग। देखिए, सबसे पहली चीज हम ये समझ लेते हैं कि जो किसी भी कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट कर रहा है ना, वो प्राइस ऑफ इट्स ओन कमोडिटी। प्राइस जो है उस कमोडिटी की खुद की प्राइस जो है वो सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है उस पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड के ऊपर। और यहाँ पे हम लॉ ऑफ डिमांड जो है उसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो क्या हमें बताता है। लॉ ऑफ डिमांड हमें ये बताता है कि अदर फैक्टर्स remain constant and quantity demanded of a commodity increases with the increase with the decrease in price of a commodity and vice versa। सिंपल सा बात है, यदि किसी चीज की प्राइस बढ़ाओगे, उसको महंगी करते जाओगे तो उसकी डिमांड कम होती जाएगी। यदि किसी चीज की प्राइस आप इंक्रीज करोगे तो उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, सब्जेक्ट टू द कंडीशन अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। सेम क्वालिटी चीज, सेम चीजें हैं, सारी चीजें वैसी की वैसी हैं, पर आपने उसकी प्राइस बढ़ाना शुरू कर दी तो धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो
कम होने लग जाएगी, और इसका अपोजिट भी हो सकता है। तो लॉ ऑफ डिमांड जो है वो हमें ये कहता है कि अगर फैक्टर्स को आप कांस्टेंट रखें और प्राइस को यदि हम चेंज करते हैं और प्राइस आपने इंक्रीज करी तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, और प्राइस आपने डिक्रीज करी तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। तो सबसे पहला फैक्टर जो अफेक्ट करता है किसी भी इंडिविजुअल की कमोडिटी की डिमांड को, तो वो उस कमोडिटी की खुद की प्राइस है। सेकेंड फैक्टर्स जो अफेक्ट करता है वो होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब देखिए, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जो है ना, उसमें दो तरह के गुड्स आते हैं। उसमें सबसे पहला गुड जो रहता है वो रहता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, और दूसरा गुड जो रहता है वो रहता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब ये सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स जो एक कमोडिटी के अगेंस्ट में दूसरे में यूज किए जा सकते हैं, जैसे टी एंड कॉफी, जैसे इंक पेन एंड बॉल पेन, ये एक दूसरे के अगेंस्ट में यूज किए जा सकते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब यदि हम इसको डिफाइन करें कि सब्स्टिट्यूट गुड्स की डेफिनेशन कैसे रहेगी, तो हम उसको इस तरह से डिफाइन करते हैं कि व्हेन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी increases, the demand of its substitute good will increase। यदि आपने कॉफी के प्राइस बढ़ाए तो उसका सब्स्टिट्यूट टी, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। सब्स्टिट्यूट में क्या होता है कि आप एक की जगह दूसरे गुड को यूज कर सकते हैं। आपने एक की प्राइस बढ़ा दी तो कस्टमर यहां से इधर शिफ्ट हो जाएगा और दूसरे गुड को खरीदना शुरू कर देगा, तो उसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है कि आप किसी एक गुड की यदि प्राइस बढ़ाओगे तो उसका जो सब्स्टिट्यूट गुड है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि कस्टमर यहाँ की जगह उस गुड की तरफ जाना शुरू कर देगा। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो होते हैं उसमें जैसे हम एग्जांपल समझें तो पेट्रोल, पेट्रोल कार एक तरह का कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। आप पेट्रोल के प्राइसेस इंक्रीज करोगे तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है उसकी डिमांड डिक्रीज होने लग जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि व्हेन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी increases, the demand of its complementary goods, of its complementary goods will decrease। अब कार के रेट में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन कार चलाने में जो पेट्रोल लगता है वो इतना ज्यादा कॉस्टली होता जा रहा है कि कस्टमर जो है वो अब उसको छोड़ के दूसरे व्हीकल की तरफ जाना शुरू कर दिया। अब उस पर्टिकुलर कमोडिटी की जो डिमांड है वो मार्केट में कम होनी शुरू हो गई। तो बेसिकली क्या होता है कि जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं उसमें तो एक कमोडिटी की डिमांड बढ़ाओगे तो एक की प्राइस बढ़ाओगे तो कस्टमर दूसरे की तरफ चला जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में एक का प्राइस बढ़ेगा तो जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, जो उससे रिलेटेड गुड्स है, वो उसकी डिमांड कम होने लग जाएगी क्योंकि उसको रनिंग कॉस्ट महंगी पड़ने लग जाएगी। अब जैसे इसमें हम इंक और इंक पेन का एग्जांपल भी ले सकते हैं। अभी मैंने सब्स्टिट्यूट में इंक पेन और बॉल पेन बताया था, यहाँ पे हम इंक और इंक पेन का एग्जांपल दे सकते हैं। इंक महंगी होती जाएगी तो इंक पेन की डिमांड जो है ना वो कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि ये उसका कॉम्प्लीमेंट्री है, उसको रन करने में, उसको चलाने में ज्यादा हमें एक्सपेंस देना पड़ रहा है। इससे बेटर तो है कि हम बॉल पेन लेके आ जाए। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइसेस जब इंक्रीज होते हैं तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड रहता है उसकी डिमांड मार्केट में कम होनी शुरू हो जाती है। तो अभी हमने दो फैक्टर्स डिस्कस करे। एक तो डिस्कस करा प्राइस ऑफ इट्स ओन कमोडिटी जो अफेक्ट कर रहा है, दूसरा हमने डिस्कस करा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जो डिमांड को अफेक्ट कर रहा है। अब हम इसके आगे और फैक्टर समझते हैं कि जो किसी भी कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं। अब थर्ड फैक्टर जो है वो है इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, देखिए कंज्यूमर की इनकम क्या है?
यदि आप खुद सोचिए, कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी तो ऑब्वियस सी बात है उसके शौक बढ़ेंगे, जो डिमांड है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। पहले वो जिस तरीके का चीज लेता था, अब उससे वो और ज्यादा अच्छी चीज लेने की कोशिश करेगा और ब्रांडेड चीजों पे एक्सपेंडिचर करना शुरू करेगा, क्योंकि उसकी इनकम से डायरेक्टली रिलेट कर रहा है उस कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस, उसकी डिमांड। तो इनकम ऑफ ए कंज्यूमर जो होता है ना, उसका पॉजिटिव इफेक्ट आता है डिमांड के ऊपर, पर सब्जेक्ट टू कंडीशन कि वो कौन से गुड्स है। अब यहाँ पे भी हमने कैटेगराइज करा गुड्स को। हमने बोला एक गुड जो होता है वो होता है नॉर्मल गुड, और दूसरा गुड जो होता है वो होता है इंफीरियर गुड्स। अब नॉर्मल गुड्स के यदि हम एग्जांपल डिस्कस करें तो बेसिकली मिल्क, बटर, ये सब नॉर्मल गुड्स है ना, जो आप अपने डेली यूसेज में यूज करते हैं। अब क्या होगा कि जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम ज्यादा बटर लेना शुरू करेंगे, ज्यादा खाना शुरू करेंगे। ठीक है ना, आपको लगेगा कि वो तो उतना ही खाएगा जितना वो खा रहा होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि हमारी इच्छा बढ़नी शुरू हो जाती है। तो फिर हम ज्यादा क्वांटिटी भी लेना शुरू कर देते हैं कि ठीक है ना यार, अब पहले हम छोटे गिलास में दूध पीते थे, अब हम बड़े गिलास में दूध पियेंगे, हमारे पास मनी है, हम थोड़ा बटर जो है वो अब ज्यादा लगा के भी खा सकते हैं, क्योंकि हमें सोचना नहीं पड़ेगा कि ग्रोसरी कितने की आ रही है। तो इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स का कंजम्पशन भी बढ़ता है। तो जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो हम ये लिखते हैं, विद द इंक्रीज इन इनकम द कंज्यूमर, द डिमांड the normal goods increases and vice versa. Now inferior goods क्या होते हैं? Inferior goods वो होते हैं जो लो क्वालिटी गुड्स होते हैं, है ना। inferior goods जो हैं वो बेसिकली, जैसे हम कोई सपोज बटर भी यूज कर रहे हैं तो हम एक बटर आता है जो ऑयल से मेड बटर है, तो हम उस ऑयल मेड बटर की बात कर रहे हैं। मैं ब्रांड का नेम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ ऐसे बटर आते हैं जो ऑयल बेस्ड होते हैं। तो उससे हम प्रेफर करते हैं कि नहीं, हम तो उस प्योर जो बटर होता है उसकी तरफ हम मूव कर जाएंगे। कुछ राइस की क्वालिटी आती है जो मतलब हम अभी तक सपोज छोटे जो दाने के राइस होते थे वो खाया करते थे, फिर हम फुल बासमती खाना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली इंफीरियर गुड्स में क्या होता है कि जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है ना, तो वो इंफीरियर गुड्स को लीव करके हायर क्वालिटी प्रोडक्ट्स की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि विद द इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, द डिमांड ऑफ द inferior goods decreases। inferior goods की डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कस्टमर जो है अब वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स की तरफ जाना शुरू कर देगा। तो इनकम ऑफ ए कंज्यूमर का इफेक्ट गुड्स के नेचर के हिसाब से पड़ता है। यदि नॉर्मल गुड्स हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि ज्यादा मनी आ जाएगा। यदि इंफीरियर गुड्स हैं तो कस्टमर उनको लीव करके अब हाई क्वालिटी प्रोडक्ट पे चला जाएगा, तो उनकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। इसके बाद जो फैक्टर अफेक्ट करता है इसको, वो है टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन। ठीक है ना, कई बार क्या होता है कि हमारा एक पर्टिकुलर जगह टेस्ट डेवलप हो जाता है, और वो भली जगह दूर क्यों ना हो हम वहीं जाते हैं खाने, क्योंकि हमें उसका टेस्ट जो है वो बहुत पसंद आता है, हमारा प्रेफरेंस वहाँ पे ज्यादा बढ़ जाता है। कई बार फैशन जो आता है उसकी वजह से भी हमें वो चीज पर्टिकुलर परचेज करनी पड़ती है। जैसे हम देखते हैं मैरिज ओकेजन्स आते हैं, तो मैरिज ओकेजन्स में हमें कुछ एथिकल वेयर्स की जो डिमांड है ना वो बढ़ जाती है, क्योंकि आजकल वो वहीं तक लिमिटेड रह गए हैं। तो हमने किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की जो डिमांड है ना उसको एक सेंट्रिक बना दिया है। तो कई बार हम फैशन में भी उस पर्टिकुलर चीज की डिमांड को इंक्रीज करते हैं, कई बार कोई टेस्ट, कोई प्रेफरेंस हमारा डेवलप हो जाता है तो हम उसको इंक्रीज, हमारी डिमांड हो जाती है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, विद द पॉजिटिव टेस्ट डेवलपमेंट और प्रेफरेंस,
the demand of the commodity increases, और इसका अपोजिट भी हो सकता है। यदि हमें कोई चीज अच्छी नहीं लगी तो फिर हम वहां पे नहीं जाते हैं। यदि कोई चीज हमें अच्छी नहीं लगती है तो फिर हम वहां पे नहीं जाते हैं। ये चीज हमें ध्यान रखनी होती है। नाउ टेस्ट एंड प्रेफरेंस के बाद हम एक्सपेक्टेशंस पे आते हैं। ऑब्वियसली बात है ना, यदि आपको कुछ जगह का टेस्ट नहीं पसंद आया तो आप वहां जाना छोड़ देंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी डिमांड जो है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। कई बार कोई चीज ऐसी हो जाती है कि हमें वो चीज नहीं पसंद आती है, फैशन चला जाता है, तो उस पर्टिकुलर चीज की डिमांड जो है वो खत्म होने लग जाती है। अब आज की डेट में ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन तो कोई रखता नहीं है। नॉर्मल टेलीविजन जो होते थे पहले के, वो भी आज की डेट में नहीं लगता है। एलसीडी, एलईडीज ये सब रखते हैं। तो जो पुराने टेलीविजन से उनकी कॉस्ट बहुत डेप्रिशिएट हो जाती है, उनकी मार्केट से डिमांड हट जाती है। तो जो नया फैशन आ रहा होता है उसी हिसाब से फिर हमारी डिमांड जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। अब एक्सपेक्टेशंस ये भी अफेक्ट करता है किसी कमोडिटी की डिमांड को। देखिए, यदि आपको अभी पता लग जाए कि कल से पेट्रोल जो है वो 20 रुपीज इंक्रीज होने वाला है, तो आप क्या करेंगे? आप अभी भाग जाएंगे फटाफट पेट्रोल भराने के लिए कि नहीं, रख लो फ्यूल भरा के, कल से 20 रुपए महंगा हो रहा है। तो जो उसकी इनिशियल करंट डिमांड है ना वो बहुत बढ़ जाएगी, पेट्रोल पंप पे लाइंस लग जाएंगी। और यदि आपको पता लग जाए कि कल जो है वो पेट्रोल के प्राइसेस कम होने वाले हैं, तो आप रुक जाएंगे कि नहीं अब हम कल ही जाएंगे। तो उनकी इनिशियल जो करंट डिमांड है वो कम हो जाएगी। कई बार आपने देखा है कि कोई ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, जब वो स्ट्राइक का बोलते हैं कि ट्रांसपोर्टर की स्ट्राइक होने वाली है, तो हम सबसे पहले पेट्रोल पंप्स जाते हैं कि यार पेट्रोल भरा के रख लो, कल को पेट्रोल नहीं अवेलेबल हो पाया है, फ्यूल नहीं या डीजल अवेलेबल नहीं हो पाया, तो हम कैसे रन करेंगे अपने व्हीकल्स को। तो इनिश एकदम से डिमांड जो है ना पेट्रोल पंप से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि फ्यूचर में हमें स्ट्राइक की एक्सपेक्टेशन है। तो बेसिकली ये जो एक्सपेक्टेशन होती है ना, इससे भी हमारी करंट कमोडिटी की जो डिमांड है ना वो चेंज होती है। तो विद द इंक्रीज in price, in the future price of the commodity, the current demand increases and vice versa। तो ये चीज भी अफेक्ट करती है। देखिए, अभी जो मैंने आपको 5 फैक्टर्स बताए हैं ना, ये पांचों फैक्टर्स जो हैं ये बेसिकली किस चीज से रिलेट कर रहे हैं? ये पांचों फैक्टर्स जो हैं वो रिलेट कर रहे हैं इंडिविजुअल डिमांड से। हमने अभी दो तरह की डिमांड डिस्कस करी, एक इंडिविजुअल डिमांड, एक मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल मतलब एक पर्सन किस प्राइस पे क्या कमोडिटी परचेस करेगा। जब हम मार्केट डिमांड की बात करते हैं ना, तो उसमें ये 5 फैक्टर्स तो आते ही हैं। price of its own commodity, price of related goods, income of a consumer, taste preference and expectation, ये 5 तो आते ही हैं। लेकिन मार्केट डिमांड में 2 फैक्टर्स जो होते हैं वो और ऐड हो जाते हैं। और वो 2 फैक्टर्स और कौन कौन से रहते हैं? उसमें एक फैक्टर रहता है पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन के बाद दूसरा फैक्टर जो इसमें रहता है वो रहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये 2 फैक्टर्स जो होते हैं ना, ये मार्केट डिमांड में और ऐड हो जाते हैं। तो कभी आपसे पूछा जाए कि मार्केट डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, तो आप बोलेंगे टोटल 7। और यदि इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, तो आप बोलेंगे वो फर्स्ट 5। तो पॉपुलेशन, अब आप सब जानते हैं कि देखिए जितनी ज्यादा पॉपुलेशन रहेगी उतनी ही ज्यादा डिमांड रहेगी। तो हायर द पॉपुलेशन, हायर विल बी द डिमांड। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतनी ज्यादा डिमांड रहेगी उस पर्टिकुलर चीज की। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में हम समझते हैं कि कैसे किसी का पर्टिकुलर एरिया में कितने नंबर ऑफ पीपल जो है वो रह रहे हैं और उनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। देखिए, जितने नंबर ऑफ पीपल जो हैं वो यहाँ पे रह रहे हैं, यदि वो सबका इनकम हायर है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे डिमांड भी हायर होने वाली है। यदि एक जगह 100 लोग रहते हैं और वो 100 की 100 ही करोड़पति हैं, तो वहां पे डिमांड ज्यादा होने वाली है एज कंपेयर टू कि एक जगह में 1000 लोग रहते हैं लेकिन वहां पे सिर्फ 2 ही करोड़पति, बाकी सब लोअर लेवल के लोग हैं। तो फिर वहां पे डिमांड सही नहीं रहेगी।
तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, किस तरह की इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है, कितने लोग किस कैटेगरी के कहाँ रह रहे हैं, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, कहाँ पे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। जहां पे ज्यादा रईस होंगे वहां पे ज्यादा डिमांड होगी। तो हायर द इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, हायर विल बी द डिमांड। हायर द डिस्ट्रीब्यूशन of income, higher will be the demand of a commodity। इस तरह का ये सीन रहता है। तो इंडिविजुअल को अफेक्ट करने वाले 5 फैक्टर्स और मार्केट को अफेक्ट करने वाले ये 2 फैक्टर्स और ऐड हो जाते हैं। तो हमने ये समझा कि डिमांड क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, और कौन कौन से फैक्टर्स जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। आई होप ये लेक्चर आपको हेल्पफुल रहेगा। कोई भी सजेशन रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और जैसा मैं हर लेक्चर में कहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा रोज पढ़िए और मुस्कुराते रहिए। आगे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।